नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब्स न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए पता ही है, आज 15 दिसंबर के लिए सीटेट सेकंड पेपर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सीडीपी विषय की मैं सबसे सही और सटीक आंसर की आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं जिन बच्चों के बुकलेट कोड का नंबर N है, उन बच्चों के लिए हालांकि सभी का सेम ही होता है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं। सबसे सही और सटीक आंसर की लेकर आया हूं मैं। आप लोग देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीडीपी की आंसर की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट की अगर बात करें, दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीकी उपकरणों के उदाहरण में क्या सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें इन्होंने विकल्प दिए हुए हैं, तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इनका विकल्प 3 सही हो जाता है, जिसमें ए, बी और सी वाला सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, स्वाधीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो सबसे सही और सटीक आंसर हो जाता है हमारा, वह 2 नंबर का हो जाता है, जिसमें लिखा हुआ है ठोस शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इनके इसके जो विकल्प दिए हुए हैं यहाँ पर, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, या भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रावधान दें। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर है वह 3 है। देखिए दोस्तों, जो उत्तर है लिखा हुआ है, उन्होंने सीखने की प्रतिक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें, है ना। उन्हें सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें व्यस्त रखें और सीखने की दिलचस्पी बनाए रखें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटना चाहिए। कक्षा में छात्रों की असफलताओं से शिक्षिका को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है विकल्प जो इसका है, बुद्धि का आकलन करने के लिए, उत्तीर्ण छात्रों के लिए मानवीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वह 3 हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। तीसरा विकल्प सही है, अपनी खुद की शैक्षण रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। यह इसका सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्वनिर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों, ये पहला ही है। इसका सही उत्तर फर्स्ट वाला है, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वयं नियम कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। इसमें कथन दिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। समुदाय को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें इन्होंने जो विकल्प दिए हुए हैं वह पहला वाला सही है, ए सही है लेकिन आर गलत। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशल को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 3, विश्वास, दृढ़ता और पारस्परिक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ, अन्वेषण अधिगम में छात्र
ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा विचारों की खोज और हेरफेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह संप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा अधिसंज्ञान। रमेश जो है अधिसंज्ञान सीखने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है दोस्तों, तो भावनाओं के बारे में जो कथन है वह यह है, विकल्प पहला, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं, हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका जो सही उत्तर है विकल्प 2, सीखने का आनंद पैदा करके। ठीक है दोस्तों, सीखने का आनंद होगा तो बच्चों में आराम से प्रेरणा बढ़ेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प पहला ही, आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक ही व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। ठीक है दोस्तों, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाते हैं। उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित प्रवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपयुक्त तर्क मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा कर रहा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें देखिए दोस्तों अभिकथन दिए हुए हैं, जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। ठीक है दोस्तों, और कारण की अगर बात करें तो बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। तो दोस्तों अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर जीन प्याजे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर संस्कृति उपकरण की बात आ जाती है। यह आपका विकल्प पहला सही है, क्वेश्चन नंबर 16 का पहला विकल्प सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अभिकथन देखने के लिए मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है, जीन प्याजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवांशिकता पर निर्भर है। और इसके कारण की बात करें दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, सही विकल्प का अगर चयन कीजिएगा तो इसके जो सही विकल्प हो जाएंगे ऑप्शन 4 वाला, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। जीन प्याजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे अनुभव को करते हैं और सहारा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी बात करें तो वह असंतुलन का अनुभव करते हैं और अनुकूलन का सहारा लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प 3 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जहां जीन प्याजे को देखते हैं वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को देखते हैं। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें जो विकल्प दिया हुआ है, जहां पर जीन प्याजे बच्चों को विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में देखते हैं, तो वहीं वाइगोत्स्की की अगर बात करें तो वह बच्चों के लिए सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प 4 आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। लॉरेंस गहलवर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण के आधार क्या हैं? ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें जो इन्होंने सही विकल्प दिए हैं, जैसे व्यक्ति की आयु,
या व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में, या सी इन्होंने दिया हुआ है व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित। तो इसकी अगर सही विकल्प की बात करें दोस्तों तो इसमें ए वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्ति की आयु में व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में विपक्ष में। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका 20 का विकल्प ए एक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। यहाँ पर लेब वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञानात्मक विकास के मायने जो हैं मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। ठीक है दोस्तों, ये किसके अनुसार हैं? लेब वायगोत्स्की के अनुसार। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। लेब वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपत विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने की आवश्यक भूमिका है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर विकल्प 4 हो जाएगा आपका अधिक अन्य, यानी कि लेब वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपत विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में अधिक जानकार अन्य की आवश्यक भूमिका है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका 22 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 की तरफ चलते हैं। हॉवर्ड गार्डन ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि, देखिए दोस्तों हॉवर्ड गार्डन ने जो प्रस्तावित किया बुद्धि के बारे में, तो बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 यानी कि 23 का तीसरा विकल्प। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? देखिए दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें आपका विकल्प चौथा सही हो जाएगा, जिसमें प्रगतिशील शिक्षा शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और क्षेत्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आप यहाँ पर प्रगतिशील प्रगतिशील शिक्षा क्या है? तो प्रगतिशील शिक्षा क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन विकल्प नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के लिए यहाँ पर कथन देखने को मिलेगा। तो इसमें अभिकथन की बात करें तो माध्यमिक विद्यालय में लड़कियाँ अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और अगर कारण की बात करें तो आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। ठीक है दोस्तों, कारण जो है आनुवांशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर तो ए और आर दोनों ही गलत हो जाते हैं, जो इन्होंने विकल्प दिए हुए हैं कि सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 2 जिसमें दिया हुआ है ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है विकल्प 2, ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि यह एक प्रकार की रूढ़िवादी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं मूल्यांकन की प्रकृति गतिशील होनी चाहिए और मूल्यांकन के कार्य प्रामाणिक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प 3 सही हो जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। इसमें भी आपको कथन पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो कथन पढ़ते हैं हम। ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और अगर कारण की बात करें तो निकषत संदर्भ परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प 3 सही हो जाता है यहाँ पर, जिसमें दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसकी बात करें तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प पहला सही हो जाएगा, जिसमें स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं यहाँ पर।
जिसमें कथन दिया हुआ है, एक समावेशी कक्षा विभेदन निर्देश का पालन नहीं करती। कारण की बात करें तो समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसर पर जोर देती है। चलिए दोस्तों, अगर सही विकल्प की चयन की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का ए और आर दोनों गलत हैं, जो कि विकल्प 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर विकल्प नंबर 2। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना, ठीक है, तो इसका अगर सही विकल्प की बात करें तो समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप होता है। ठीक है दोस्तों, आपके यहाँ पर ये सीडीपी के 30 के 30 क्वेश्चन हो गए, जिसकी मैंने सही आंसर की आप लोगों के लिए बता दी है। हो सकता है इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, तो वह जो है जब आप लोगों की आंसर की आएगी वहाँ पर जा करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर वो गलत होगा या कुछ भी होगा तो आप लोगों के लिए उसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, जो कि एक दो आंसर का नंबर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल भारत कुमार जॉब न्यूज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए सही सटीक जानकारी मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।